नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष प्रसारण में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। विकास दुबे के मारे जाने के बाद अब दो प्रमुख सवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश और इस देश की राजनीति में तैरने लगे हैं। पहला प्रश्न है कि यह मुठभेड़ कैसे हुई, इस मुठभेड़ में क्या इत्तेफाक हैं, और हर मुठभेड़ में इस तरह के बड़े बड़े इत्तेफाक की कहानी पुलिस क्यों रचती है। एक बड़ा प्रश्न है कि मुठभेड़ जितनी भी हुई, 7 इसमें बदमाश मारे गए ऐसा पुलिस दावा कर रही है, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि इस कहानी में पुलिस के इतने इत्तेफाक क्यों हैं, इतने घटनाक्रम, इतने मोड़ क्यों हैं, और पूरी स्टोरी पुलिस की संदिग्ध क्यों लगती है। विकास दुबे एक खूंखार क्रिमिनल था, एक आतंकवादी था। उसने 8 पुलिसकर्मियों की बहुत ही निर्ममता से हत्या की थी, लेकिन उसके मारे जाने के बाद उत्तर प्रदेश में एक नई तरह की जातीय राजनीति भी शुरू हो गई है। कुछ चीज़ें समाज की सच्चाई होती हैं और उन सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश जातियों के बंधन में जकड़ा हुआ एक कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल स्टेट है और यहाँ हर चीज़ राजनीति के चश्मे से देखी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि कोई अपराधी, माफिया, डॉन यहाँ जातीय प्राइड का हिस्सा हुआ करते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई विकास दुबे घटनाक्रम से नहीं बता रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में 90 के दशक, 80 के दशक से शुरू हुआ घटनाक्रम है, जो अब माफियाओं को, क्रिमिनल्स को उनकी जाति का शेर, उनकी जाति का डॉन, उनके धर्म का डॉन इस तरह से बताता है। तो अब प्रश्न 2 हैं। मुठभेड़ में पुलिस की स्टोरी, क्या मुठभेड़ में तमाम कुछ निर्दोष भी मारे गए हैं? क्या निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है? ये एक बड़ा प्रश्न है। वो कौन लोग हैं और पुलिस ने किस इरादे के साथ ऐसा किया? अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है, जो एक आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में की गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक भी यह मामला पहुंचा है, पता चलेगा कि वहां क्या कुछ होगा। लेकिन प्रश्न बड़े खड़े हुए हैं। हम इन्हीं सारे प्रश्नों के लिए आज मैंने कुछ खास लोगों को आमंत्रित किया हुआ, और उनमें पैनल डिस्कशन में न जाके मैं उनसे 1 to 1 इस विषय पर बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को। वो मेरे साथ इस वक्त लाइव वीडियो के थ्रू जुड़े हुए हैं और मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं उनके ट्विटर हैंडल और उनके बयान लगातार देख रहा हूं और वो उत्तर प्रदेश में विकास दुबे घटनाक्रम को लेकर भरे पड़े हैं। संजय जी, बहुत धन्यवाद आपका कि संडे को आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप विकास दुबे मुठभेड़ के मामले पर पुलिस पर बार बार सवाल क्यों उठा रहे हैं? आपके पास ऐसे क्या तथ्य हैं जिनसे आपको लगता है कि ये मुठभेड़ फर्जी है और इसमें कुछ निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया या फिर फंसाया गया? आप ये बार बार बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। विकास दुबे जो कांड है, पहली बात तो यह कि विकास दुबे कोई एक दिन में पैदा हुआ अपराधी नहीं है। वो दुर्दांत अपराधी था, इससे इनकार नहीं है। उसने 8 पुलिस वालों की निर्ममता से हत्या की, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उसने एक ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में अंजाम दी जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी घटित नहीं हुई थी। लेकिन विकास दुबे कोई एक दिन की पैदावार नहीं है, विकास दुबे कोई एक दिन की उपज नहीं है, बल्कि तमाम शासनकाल में, तमाम सरकारों में फलते फूलते रहा है विकास दुबे का अपराध। 2001 से इसका सिलसिला उठाकर देख लीजिए। मंत्री की थाने में हत्या से लेके और 8 पुलिस के जवानों की हत्या तक एक लंबा इतिहास है। तो पहली बात तो यह कि विकास दुबे के साथ क्या वो सब कुछ दफन हो जाएगा, वो सारा राज दफन हो जाएगा? जो लोग विकास दुबे को पैदा करने वाले थे वो बच के निकल जाएंगे क्या? अगर ऐसा होगा तो फिर एक विकास दुबे मारा गया, लेकिन दूसरे तमाम विकास दुबे उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा होंगे और अपराध की कड़ी रुकेगी नहीं। यह संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में फलता फूलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए हम लोगों ने मांग की कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। 200 पुलिस वाले जांच के दायरे में हैं, वहां के स्थानीय थाना अध्यक्ष जांच के दायरे में हैं, वहां 68 पुलिस वालों को थाने से निकाला गया, हटाया गया है। वहां पर देवेंद्र मिश्रा जी का पत्र बताता है 14 मार्च का कि किस प्रकार से अपराध का, पुलिस का और नेताओं का एक गठजोड़ था जो काम कर रहा था। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास दुबे के साथ जो तमाम वो राज थे, तमाम वो सच थे जो उस अपराध को पैदा कर रहे थे, वो दब जाएंगे या उसमें जांच होगी या उसमें कोई कार्रवाई और महत्वपूर्ण ये बड़ा सवाल है जो अभी तक जिसका कोई उत्तर ठोस रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं दे पाई और योगी सरकार नहीं दे पाई। मैंने देखा कि आप जितने भी इस मामले में शहीद पुलिस वाले हैं,
आप उनके घरों पे गए, उनके परिजनों से मिले। मेरे ख्याल से शायद सभी 8 से आप मुलाकात कर चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनके परिजनों की क्या तकलीफ है, उन्होंने आपको व्यक्तिगत रूप से क्या बताया, स्पेशली जो डिप्टी एसपी साहब जो शहीद हुए देवेंद्र जी, उनके परिजनों ने क्या जानकारी दी आपको और क्या बताया कि इस मुठभेड़ को लेकर भी तमाम प्रश्न खड़े हुए हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मैं 8 जो हमारे जवान शहीद हुए थे सबके परिवारों से मिला, और जब आप उनके परिवारों की कहानी सुनेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, तो निश्चित रूप से आपका दिल फट जाएगा। बहुत, किसी के 3 महीने का बच्चा था, किसी का 5 साल का बच्चा है, किसी की 10 साल की बेटी है जी। मैं देवेंद्र मिश्रा जी के परिवार से मिला, उस बहादुर बेटी से मिला जिसने अपने पिता को मुखाग्नि दी थी, विरजेश जी। और उस बेटी के सवालों का जवाब ना आपके पास है, ना हमारे पास है, ना इस सरकार के पास है। उसने एक पत्र सामने किया अपने पिता का और कहा कि ये 14 मार्च को हमारे पिता ने ये चिट्ठी उत्तर प्रदेश के कानपुर के एसएसपी और इसी तरह की कई चिट्ठी शासन प्रशासन को लिखी थी, जिसमें अपराध रोकने की और ऐसी एक बड़ी घटना घटित हो सकती है इसकी आशंका जताई थी। और उसके बाद वो कह रही थी कि एक बड़ी साजिश मेरी पिता के हत्या के पीछे नजर आती है, और उनके एक रिश्तेदार आपने भी 2 थे, ट्वीट उनके किए साहब हैं थे, संजय सिंह वो भी जी। इसी बात को वहां पे दोहरा रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में गुस्सा था, आक्रोश था। आपने 2 ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट आपने किया है ब्रजेश जी, सवाल नहीं सुन पाया जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आज आपने 2 ट्वीट किए हैं। पहला ट्वीट आपने किया है गुड्डन त्रिवेदी को लेके, जिसको पहले पुलिस ने पोस्टर छाप के अपराधी बताया था, मुंबई एटीएस ने उसी आधार पर उसको पकड़ा। बाद में रात में एक प्रेस नोट कानपुर पुलिस जारी करती है और बताती है कि वो वांछित नहीं था, वो कभी पुराने गैंग का सदस्य हुआ करता था। और दूसरा प्रकरण आपने उठाया कि अमर दुबे की 3 दिन की पहले ब्याह के आई पत्नी को पुलिस ने जेल क्यों भेजा? देखिए, मैं दोनों पे बोलता हूं, और मैं क्यों ये बात उठा रहा हूं और क्यों इस बात को कह रहा हूं। एक नौजवान लड़का प्रभात मिश्रा मारा गया, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है, और वो 17 साल की उम्र का था, इंटर पास लड़का। अब उसके खिलाफ कोई किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं, कोई एविडेंस नहीं, 116 का भी कभी कोई मुकदमा नहीं। 12वीं पास लड़का, उसको क्यों मार दिया गया, क्या अपराध उसने किया था, इस पे कोई स्पष्टता से पुलिस अब तक कोई जवाब उसका नहीं दे पाई है। अमर दुबे की हत्या होती है, अमर दुबे का इनकाउंटर होता है, उसके बाद उसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी, 2 जुलाई के पहले की 3 दिन पहले उसकी पत्नी आती है, खुशी दुबे, जो एक पेंटर, जो 400 रुपए की दिहाड़ी पे काम करता है, पेंटर, उसका पिता, उसकी बेटी है। तो उसको क्यों, किस कारण से जेल भेजा गया, किस गैंग की वो सदस्य है, कौन सा अपराध उसने किया है, कहां उसने गोली चलाई है, किस पुलिस वाले पे हमला किया है, कुछ तो बताना चाहिए योगी सरकार को। आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया। तीसरा, गुड्डन त्रिवेदी का सबसे इंटरेस्टिंग केस है और बड़ा हास्यास्पद है। ऐसा लगता है कि योगी सरकार मजाक कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक मजाकिया कहानी तैयार कर रही है। विकास दुबे गैंग का प्रमुख गुर्गा बताया गया गुड्डन त्रिवेदी को। जो पोस्टर छापे गए उसमें 8वें नंबर पर उसकी फोटो लगा दी गई। 25,000 रुपए का उसको इनामी घोषित कर दिया गया। 2 जुलाई के कानपुर कांड में उसको शामिल बताया गया। और उसके बाद जब मुंबई एटीएस उसको पकड़ लेती है और कहती है कि भाई हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है, आप इसको ले जाइए, तो कानपुर की पुलिस कहती है ना तो ये नामित है ना ये वांछित है। और अगर नामित नहीं है कानपुर कांड में तो आपने पोस्टर कैसे छाप दिया, और अगर वांछित नहीं है तो कैसे आप उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ऐसा लग रहा है कि इस पूरे विकास दुबे मामले को, क्या आपको लगता है संजय सिंह जी ये कोई बदले की कार्रवाई है, ये कोई बदले की भावना से ली जा रही कार्रवाई है, जैसा कहा जाए कि एक कोई बदले की भावना है इसके पीछे, माखौल उड़ाने जैसी कार्रवाई है? नहीं, आप बताइए कि आज अगर गुड्डन त्रिवेदी को आपने इनामी घोषित किया और अगर खुद से प्रेस रिलीज जारी करके उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस कह रही है कि ना वो नामित है ना वो वांछित है, तो इसको आप क्या समझेंगे? उसके अपराध पर मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, मैं तो उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली पे, सरकार योगी सरकार की कार्यप्रणाली पे सवाल उठा रहा हूं। और मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, एक बात को ये हमें आपको समझना पड़ेगा। आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे, हर चीज को उत्तर प्रदेश के अंदर जाति से, धर्म से जोड़कर देखा जाता है, और इसी के कारण आज
एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार पर, योगी सरकार पर लग रहा है कि वो जातिवाद के तहत काम कर रही सरकार है, वो धर्म की राजनीति करने वाली सरकार है, जिससे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये एक सवाल योगी सरकार के ऊपर बराबर लगते रहे हैं, वो चाहे जो भी घटनाएं घटित हुई हैं पिछले उनके 2-3 साल के कार्यकाल में। अब कानून व्यवस्था की हालत ये है, न्यायालयों की हालत यह है, मैं आपके टीवी चैनल पे एक दिन सुन रहा था ब्रजेश जी, कि 6.5% हत्या और रेप के मामले में जो लोग आरोपी होते हैं उनको सजा हो पाती है, वो दोषी सिद्ध हो पाते हैं, यानी 93.5% लोग बच जाते हैं। इस देश में 2,90,00,000 केसेस अदालतों में पेंडिंग हैं, 6,000 न्यायालयों में पद रिक्त हैं, 66,000 केस हैं जो 30 साल से चल रहे हैं, 140 केस हैं जो 60 साल से चल रहे हैं, 60 लाख केस हैं जो 5 साल से ऊपर चल रहे हैं। तो इस देश में लोगों को न्याय कैसे संजय सिंह जी, एक सवाल और है, और ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और आज के लिए बड़ा मौजूद है। और अगर उस कानून को राज्य के स्थापित करने के नाम पर, जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जातीय आधार पर सरकार या उत्तर प्रदेश की पुलिस भेदभाव के आधार पर या जातीय भेदभाव के आधार पर काम करती है? क्या आप ये सोशल मीडिया में जो कुछ चल रहा है उससे प्रभावित होकर बोल रहे हैं, या आप इसके पीछे आपके पास कोई तथ्य हैं? देखिए, ये मानकर आपको चलना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच, और जो सोच लेकर योगी जी की सरकार बनी है जी, वो जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति के आधार पर बनी है। यानी बुनियाद अगर आप देखेंगे तो जाति और धर्म की राजनीति करके ही ये सरकार गठित हुई है, और वो सरकार की कार्यप्रणाली में आपको बराबर नजर आएगा। उसके विस्तार में आप जाएंगे तो बातें बहुत लंबी हो सकती हैं, लेकिन वो काफी आपको नजर आएगा। प्रशासनिक नियुक्तियों में आप उसको देख लीजिए, पुलिस की कार्रवाई में आप उसको देख लीजिए, थाने में दर्ज हो रहे FIR के रूप में आप उसको देख लीजिए, जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें आप देख लीजिए। आपको इस बात का डर नहीं है कि आपका नाम संजय सिंह है चीज नहीं है ब्रजेश, और आप अपनी बिरादरी को नाराज कर सकते हैं? खुली किताब की तरह है। अगर देखिए, मैंने इसकी कभी चिंता नहीं की, सच बोलने के नाम पे हमेशा आगे रहा। मुझसे कभी कोई कहते हैं कि हिंदू आपसे नाराज होंगे, कोई कहते हैं क्षत्रिय आपसे नाराज हो जाएंगे। मैं इन बातों की चिंता किए बगैर जो सच रहता है उसको हमेशा सामने रखने का प्रयास करता हूं, और मेरी कोशिश हमेशा इसी बात को लेकर रहती है। वो चाहे मेरे अपने सगे भाई के विरुद्ध कोई बात होगी तो मैं उसको बोलने से पीछे। एक अंतिम सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि ये जो SIT उत्तर प्रदेश की सरकार ने गठित की है ये पर्याप्त है, या फिर इसका CBI से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? आप मुझे बताइए ब्रजेश जी, जब पुलिस के 200 लोगों को जांच के दायरे में उनके नंबर आ रहे हैं, जब तमाम अधिकारियों के और थाना अध्यक्षों के नाम आ रहे हैं, पुलिस वालों के नाम आ रहे हैं, कैसे इसकी निष्पक्ष जांच कोई SIT कर सकती है? आप बताइए। उत्तर प्रदेश की सरकार खुद सवालों के घेरे में है, योगी जी की सरकार खुद सवालों के घेरे में है, उनकी पुलिस खुद सवालों के घेरे में है, उनके विभाग के विभीषणों ने इस कांड को ये कांड जो घटित हुआ है उसमें उनकी भी बड़ी भूमिका है। तो कैसे इसमें न्याय हो पाएगा अगर आप उन्हीं विभाग के लोगों की एक SIT बनाएंगे? तो मुझे लगता है कि इसमें एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो सके। थैंक यू सो मच संजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।